नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बात है कि मुझे बदनाम करने की साजिश है, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ, जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम भाग नहीं रहे। जब प्रदेश से बाहर गया हूँ तब छापा पड़ा है। 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। जांच कब पूरी होगी? दर्शन किया जाएगा सर, कैसे दिखते हैं? देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि CD कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे CD कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर, कोई समन जारी किया गया ED के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को अभी वो सर्च वारंट में तो आए ही थे। तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो कल एक्सपेक्ट आपने पोस्ट किया था कि पंजाब को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे, और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस सब। सर, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में आज पुतला दहन किया जाएगा पूरी तरह से प्रदेश में, कैसे दिखते हैं सर? भाई, ये तो ED जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, सब तोते हैं, तो जो जैसे ऊपर से बुलाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग। सर, कल आपको विधानसभा जाने बीजेपी विधायक शशि भूषण ठाकुर के बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में हैं, क्योंकि उनके लिए यह लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तेजस्वी यादव होली को लेकर जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के MLA कह रहे हैं कि एक शुक्रवार को अगर वो लोग नहीं निकलेंगे तो ठीक रहेगा, कोई बड़ा दिल दिखाया ऐसा। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है, तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? सर, ऑल इंडिया मुस्लिम। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के आवास पर ED की तलाशी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, अगर आपके घर पर जांच एजेंसी की रेड पड़ी है और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, तो कितनी शर्म की बात है। और उससे भी शर्म की बात है कि आपके समर्थक जांच एजेंसियों पर पथराव करें। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी और लोकल पुलिस ऐसे लोगों पर केस दर्ज करेगी और सब पर एक्शन लेगी। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, अगर आपके घर पे रेड आती है किसी जांच एजेंसी का और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़े, कितने शर्म की बात है। और उससे भी शर्म की बात है कि जांच एजेंसियों पे आपके समर्थक ईंटें बरसाएं, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।
मुझे पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी भी और लोकल पुलिस भी ऐसे लोगों पे केस दर्ज करेगी और सबके साथ जो कानूनन एक्शन हो सकता है वो लिया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि इस बार महाराष्ट्र का बजट हमने इस तरह से तैयार किया है कि महाराष्ट्र विकास की दिशा में आगे जाए। पिछली सरकार में हमने जो योजनाएं शुरू की थी वो जारी रखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज़्यादा फंड देने की कोशिश की गई है। सभी वर्गों को बजट में शामिल करके संतुलित बजट दिया गया है। बजट प्रस्तुत किया, किस तरह से बजट था, क्या कहना चाहेंगे? इस दफा महाराष्ट्र का जो बजट हमने पेश किया है वो एक फाइनेंशियली महाराष्ट्र अच्छी तरह से आगे जाना चाहिए, इसी हिसाब से ये बजट हमने पेश किया है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की कोशिश की है, फंड्स देने के बारे में। और जो योजनाएं पिछले गवर्नमेंट में हमने चालू की थी, जैसी लाडली बहना और वीज माफी, यानी फार्मर्स को बिजली माफ करने का, ये सब योजनाएं चालू रखी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा फंड्स वहां देने की कोशिश की है। और ये इस दफा पहले महाराष्ट्र के इतिहास में पहले दफा 7,20,000 करोड़ का ये बजट है। और इसमें सभी लोगों को, यानी ट्राइबल को भी हमने पिछले दफा जितना भी इंतजाम किया था या जितने फंड्स दिए थे उसमें 40% बढ़ोतरी की। हमने शेड्यूल कास्ट के लिए 42% बढ़ोतरी की। हमने जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं उसमें वुमेन्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो या फार्मर्स हो या लेबर हो, कोई भी हो, किसी को भी हमने इसमें प्रावधान करने के लिए छोड़ा नहीं, सबके लिए प्रावधान किया है। ऐसा हमारा ये संतुलित, जिसको बजट बोलते हैं, वो संतुलित बजट देने की हमारी कोशिश रही। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि जिनको बजट के बारे में बहुत कुछ जानकारी है वो सब बोलेंगे कि नहीं, महाराष्ट्र का आगे का 5 साल का रोड मैप देखकर ये बजट पेश किया है। कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो रेलवे है, रोड से और एयरपोर्ट पर खास तरीके से ज्यादा फोकस किया गया है। नहीं, हमने वो तो पहले करना पड़ता है, इसीलिए पोर्ट, एयरपोर्ट, फिर रोड्स, मेट्रो, रेलवे, ये सब में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया है। और अपने महाराष्ट्र में रोजगार कैसा बढ़ेगा इसके बारे में भी हमने ज्यादा ध्यान करने की कोशिश की। बाहर की गुंतवणूक, जिसको अब हम एफडीआई बोलते हैं, वो अपने महाराष्ट्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, उसके बारे में भी हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मैं, हम सबने मिलकर काम किया है। और अभी अपने महाराष्ट्र के लोगों को ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपने कहा कि पिछला बजट में हमने हाथ ढीले छोड़े थे, लेकिन ये बजट में थोड़े से टाइट नहीं, उसे किस तरह से कहना है? वो क्या था, पिछला बजट वो चुनाव के पहले वाला बजट था। इस दफा लोगों ने हमें पूरा थम्पिंग मेजॉरिटी देके चुनाव में जीत के दिया है और 5 साल हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमने सबने मिलके, पूरे मिनिस्ट्री ने 5 साल का रोड मैप बना के हम लोगों के सामने जा रहे। और आपने अगर देखा ठीक तरह से तो आपको भी पता लगेगा कि ये बजट खाली 1 साल के लिए बजट नहीं है। पिछला बजट ये 1 साल के लिए था, वो बजट अलग था, ये बजट अलग है। और अब हमारे मराठी में बोलते हैं कि महाराष्ट्र अभी आता थांबणार नहीं, विकास आता लांबणार नहीं, अभी महाराष्ट्र आगे ही चला जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपका स्पीच खत्म हुआ, अपोजिशन वाले असेंबली के बाहर आके सीढ़ियों पे बैठकर अपोज कर रहे थे क्या कि बजट अच्छे से नहीं है, फार्मर्स के लिए ठीक नहीं है। अरे फार्मर्स के लिए उनको समझ में नहीं आता। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में चालू है।
उसके बारे में हमने सोचकर फार्मर्स के लिए भी एआई ये नया तंत्रज्ञान जो है वो उसका कैसी मदद हो सकती है वो भी हमने सोचा है और 2 साल के लिए 500 करोड़ का प्रावधान खाली फार्मर्स के लिए हमने इसमें किया है। इंडस्ट्री के लिए भी वैसा ही किया है। सभी सेक्टरों में हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की है। कभी भी आप देखो कोई भी अपोजिशन वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये बजट बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा विरोध ही करेंगे। हमें मालूम है कि हमने बहुत सोचकर महाराष्ट्र का आगे कुछ सालों का सोचकर ये बजट दिया है और हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी लाडली बहना आज का बजट देख रहे थे, क्या बजट में कुछ लाडली बहना? नहीं, बीच में उन्होंने बताया था हमारे अपोजिशन वालों ने कि उन्होंने 1500 रुपए अभी देने वाले नहीं है। चुनाव का वो जुमला था, वो तो नहीं है। हमने चुनावी जुमला नहीं बोला। हमने इस दफा भी बजट में 36,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर आगे वो कम पड़ेगा तो मैं जुलाई में बजट रहता है, सप्लीमेंट्री रहती है या दिसंबर में रहती है, उसमें भी मैं बढ़ोतरी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो बताया है वैसा उनकी स्कीम हम चालू रखेंगे और उसमें और भी कोई नया करने की हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, रेलवे सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर कितने सवाल पूछे गए, लेकिन केंद्रीय रेल मंत्री ने अपने अहंकार में संसदीय लोकतंत्र की रिवायत को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने उनके भाषण के बीच में बहिष्कार का निर्णय किया। बिल आ रहा, रेलवे अमेंडमेंट बिल आया था जिस पर चर्चा हुई थी। तमाम सदस्यों ने व्यापक चिंता जो रेलवे को लेकर के थी और विवेक जी ने शुरुआत की थी, उसके बाद अलग अलग सदस्यों ने अपनी बात रखी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी जिस प्रकार के बयान माननीय रेल मंत्री दे रहे थे और उस बयान में शालीनता की तो कमी थी ही, संवेदन शून्यता भी पराकाष्ठा पर थी। हमने अपनी बातचीत के दौरान कहा था कि वहां रेलवे में जो हादसा हुआ रेलवे स्टेशन पर, न्यू दिल्ली रेलवे, उसको पहले तो एक्नॉलेज नहीं किया गया, दबाने की कोशिश की गई। उस पर जो उनका व्यवहार था और जो उनकी बात थी, उससे जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी। पूरा का पूरा एक घमंड और अहंकार से भरा हुआ बयान, और जिस बयान में जरा भी संवेदना उन लोगों के लिए नहीं थी। कितने महत्वपूर्ण सवाल रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर के पूछे गए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे को लेकर पूछे गए, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी अपनी हठधर्मिता, अपने अहंकार में उन्होंने पूरी जो संसदीय लोकतंत्र की रवायत है उसको खारिज किया। तो पूरा विपक्ष उनके भाषण के बीच में हमने बहिष्कार का निर्णय किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि प्रियम्बल भारत के संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो किसी को यह कहना कि आप उस दिन होली पर न निकलिए और नमाज न पढ़िए, तो यह संविधान की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि संविधान की अवहेलना करना गलत है। अगर किसी को शांति भंग होने की शंका है तो कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है। देखिए, ऐसा है, भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो शुरुआत है उसमें है वी बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और प्रभुत्व एक गणराज्य की स्थापना की कल्पना की गई है और उसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता और उसमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और 26 नवंबर 49 को ये एडॉप्ट किया गया है। ये जो प्रियम्बल है ये संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार
पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो ये किसी पर ये करना कि आप उस दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान, और संविधान में फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रेम्बिल में ही लिखा है ये सारी बातें। 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये वायलेशन ऑफ संविधान का जो वायलेशन है प्रेम्बिल का, जो गलत है। हाँ, अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर की शंका है, शांति भंग होने की शंका है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पीस मेंटेन करे, जिससे हर तरह के त्यौहार अच्छे ढंग से पास हो जाए। किसी वर्ग विशेष पर ये थोपना, पाबंदी लगाना, ये जो संविधान है और संविधान की जो आत्मा में जो प्रेम्बिल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं से कई वायदे किए। दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। अब तक 2500 रुपये की योजना का रजिस्ट्रेशन ही शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो जुमला निकली। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया। पहली किस्त तो छोड़िए, अभी तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। तो ये साबित हो गया कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो आखिर में एक जुमला निकली। और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इस 2500 रुपए के अलावा एक और महत्वपूर्ण वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया कि वो दिल्ली की हर महिला को होली पर और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज 11 मार्च है, 3 दिन के बाद होली है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब आएगा। आज मेरे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं बैठी हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हमारे विधायकों के कार्यालय में आ रही हैं, हमारे पार्टी के दफ्तरों में आ रही हैं और पूछ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी हैं, हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा। तो आज दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हैं कि क्या 14 तारीख को होली के दिन दिल्ली की सारी महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिलने वाला है। दिल्ली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये जानना चाहती हैं कि जैसे 2500 रुपए का वादा जुमला निकला, क्या इसी तरह से
सिलेंडर का वादा भी जुमला निकलने वाला है। क्या दिल्ली की महिलाओं को होली के दिन मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर से दिल्ली की महिलाओं को धोखा मिलेगा? आज दिल्ली के अलग अलग कोनों से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के लिए कि क्या होली पर हम सबको मुफ्त का सिलेंडर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस देश में हम सभी त्यौहार साथ मनाते हैं। जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सभी धर्मों को जीने की आज़ादी है। सभी लोग साथ में त्यौहार मनाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि किस तरह सभी धर्मों के लोगों की रक्षा की जा सके। जिस तरीके से कभी भी इस देश में किसी भी पर्व धर्म पर, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। हम अजमेर शरीफ साथ जाते हैं, हम गया साथ जाते हैं। सभी तरह के धर्मों के साथ अपोह दीपो भव वसुधैव कुटुंबकम। ये 10-11 सालों से हर बातों का तुष्टिकरण, जहां राजनीति होता है वहां हिंदू मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप छोड़ दीजिए। इस देश में एक छोटी जाति है ना, उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बुद्धवादी को भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी राजनीति कम करिए। मुसलमान की हितैषी बनने की या अम्बेडकर और आरक्षण की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। आरक्षण भी कोई नहीं छीन सकता। इस कंट्री में यह औकात नहीं है। आरक्षण पर लड़ने की जरूरत है। जाति जनगणना लेकर रहेगा, जाति ही लेके रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई बंदर या कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है और मुद्दों को और तवज्जो मिल जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग कभी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, आप तलाक पर नहीं किए, एनआरसी पर नहीं किए, सीसीए पर नहीं किए, आप वक्फ पर नहीं किए, आप मुद्दों पर तो बात करते नहीं है। जब चुनाव आता है तो बहादुर बन जाते हैं सब एक दूसरे को। यही इस धरती पर कोई भी कंट्री, मोदी जी इस कंट्री से बाहर जाते हैं, जहां जाते हैं मुसलमान जिस गल्फ कंट्री में विकास के लिए नतमस्तक नहीं होते हैं, पैर नहीं छूते हैं। शेख हसीना के साथ क्या करते हैं? दुश्मनी करते हैं। यहाँ आके मुसलमान को गाली देंगे, तो ये नहीं होता है। इसीलिए हम सलाह देंगे विपक्ष के सभी नेताओं से कि बचकोल टाइप के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की और इसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग चाहते ही हैं कि हम इस तरह के गंदी हरकतों से हीरो बने और अपनी दुकान चलाएं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्म को आजादी है काम करने की, जीने की, चलने की, और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें, और सरकार सोए नहीं। सरकार को चाहिए कि जो भी इस तरह की बात किसी जात के खिलाफ बात करते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, वो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों में ऐसे लोगों पर बैन करे और ऐसे लोगों पर करे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।